जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI का स्पाइडरमैन। जब किसी टॉप वैज्ञानिक को ऐसा कोई निकनेम मिलता है तो लगता है कि इसके पीछे कोई मजेदार कहानी जरूर होगी। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो डॉक्टर बिनॉय कृष्ण टिकाडर की कहानी बताते हैं। और ये कहानी सिर्फ मकड़ियों के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने भारत में पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही छोटे, अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय का गहरा जानकार देश के कुछ सबसे बड़े और मुश्किल फैसले लेने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये एक मकड़ी के जाले से शुरू होकर देश के जंगलों को बचाने तक का सफर है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से डॉक्टर टिकाडर की इस पूरी विरासत को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये जानना है कि मकड़ियों का एक विशेषज्ञ भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति संरक्षकों में से एक कैसे बना। हाँ। हम उनके शुरुआती काम से लेकर साइलेंट वैली जैसे बड़े आंदोलनों में उनकी भूमिका और ZSI के डायरेक्टर के तौर पर उनके किए गए सुधारों तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन बनने का ये सफर शुरू कैसे हुआ? 1956 में जब डॉक्टर टिकाडर ZSI से जुड़े तो उन्होंने मकड़ियों और बिच्छुओं यानी अरैक्निड्स पर काम करने का फैसला किया। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि उन्होंने ये फील्ड इसलिए चुना क्योंकि इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा था। सही है। उन्हें लगा कि ये वैज्ञानिक समस्याओं से भरा एक मैदान है जो पूरी तरह खाली पड़ा है। ये एक तरह का रणनीतिक कदम लगता है ना? नहीं, ये बिल्कुल उनकी दूरदर्शिता थी। उस दौर को समझिए, बड़े विज्ञान का चलन था, बड़े जानवर, बड़े प्रोजेक्ट्स। अच्छा। जैसे बाघ, हाथी। हाँ। इन पर काम करना ग्लैमरस माना जाता था। ऐसे में मकड़ियों और बिच्छुओं जैसे छोटे अनाकर्षक जीवों पर काम करना कोई पसंद नहीं करता था। तो एक तरह से उन्होंने भीड़ से बिल्कुल अलग रास्ता चुना और शायद इसीलिए उन्हें वहां वो खजाना मिला जो किसी और को नहीं दिखा। उनका मकसद सिर्फ नमूने इकट्ठा करके अलमारी में रखना नहीं था। वो उन वैज्ञानिक पहेलियों को सुलझाना चाहते थे जो मकड़ियों की दुनिया में छुपी थी। और ये सिर्फ एक शौक नहीं था, उन्होंने इसे एकेडमिक तौर पे भी बहुत गंभीरता से लिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्हें मकड़ियों पर किए गए काम के लिए ही PhD और फिर DSc की डिग्री मिली। हाँ, और DSc तो विज्ञान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बिल्कुल। और उनका काम सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जो किताबें लिखी वे आज भी एक मील का पत्थर मानी जाती हैं। अच्छा। खासकर प्रतिष्ठित फौना ऑफ इंडिया सीरीज में मकड़ियों पर उनके 2 वॉल्यूम और बिच्छुओं पर 1 वॉल्यूम, ये आज भी भारत में एरिकनोलॉजी के लिए एक बाइबल की तरह है। कोई भी नया रिसर्चर आज भी उनके काम को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और उन्होंने सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं बल्कि छात्रों के लिए हैंडबुक ऑन इंडियन स्पाइडर्स भी तैयार की ताकि इस विषय में नई पीढ़ी की दिलचस्पी जगे। उनके काम का असर कितना बड़ा था इसका एक अंदाजा इस बात से मिलता है कि उन्हें पेरिस की एक बड़ी संस्था सेंटर इंटरनेशनल डी डॉक्यूमेंटेशन एरैक्नोलॉजिक ने भारत के लिए अपना संवाददाता नियुक्त किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी। सही बात है। बिल्कुल। और संस्थागत स्तर पर भी उनका प्रभाव जबरदस्त था। हमारे स्रोत बताते हैं कि ZSI में उनके काम और उनके जमा किए गए नमूनों का इतना विस्तार हो गया कि एक अलग डिवीजन ही बनाना पड़ा। हाँ, मकड़ियों के लिए एक अलग एरैक्नोलॉजी डिवीजन बनाना पड़ा और उसके लिए कलकत्ता में एक पूरी इमारत किराए पर लेनी पड़ी। एक मिनट, एक इंसान के जुनून और काम की वजह से एक सरकारी संस्था को एक पूरी बिल्डिंग किराए पर लेनी पड़ गई सिर्फ मकड़ियों के लिए? जी हाँ, ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि उनका काम किस पैमाने पर हो रहा था। यही तो, उन्होंने एक उपेक्षित विषय को एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुशासन में बदल दिया। उन्होंने भारतीय एरैक्नोलॉजी को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए कि वो अपने क्षेत्र के एक बेजोड़ वैज्ञानिक थे। लेकिन एक लैब में मकड़ियों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक से जमीन पर जंगलों को बचाने वाले एक्टिविस्ट तक का सफर, ये बदलाव कैसे आया? ये दोनों दुनियाएं तो बहुत अलग लगती हैं। देखने में अलग लगती हैं, पर डॉक्टर टिकाडर के मामले में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। अच्छा। जब वो मकड़ियों के नमूने लेने के लिए देश के कोने कोने में घने जंगलों से लेकर पहाड़ों तक घूम रहे थे तो वो सिर्फ मकड़ियों को नहीं देख रहे थे, वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को देख रहे थे। और यहीं से उनकी रुचि वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण की समस्याओं में बढ़ने लगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि मकड़ियों के अध्ययन ने उन्हें प्रकृति को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया? हाँ, और ये सिर्फ एक दार्शनिक समझ नहीं थी। मकड़ियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने सीखा कि एक प्रजाति का हैबिटेट
यानी उसका प्राकृतिक घर कितना नाजुक और विशिष्ट होता है। जैसे एक खास किस्म की मकड़ी सिर्फ एक खास तरह के पेड़ की छाल के नीचे ही जिंदा रह सकती है। जब आप उस स्तर की बारीकी से प्रकृति को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि एक बड़ा बांध बनाने का मतलब सिर्फ पानी रोकना नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों छोटी छोटी दुनियाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। बिल्कुल। उनका संरक्षण का जुनून इसी सूक्ष्म समझ से पैदा हुआ। वो जीवन के पूरे जाल को देख पा रहे थे, सिर्फ उसके कुछ बड़े और आकर्षक धागों को नहीं। और इसी सोच का नतीजा थी उनकी मशहूर किताब थ्रेटेंड एनिमल्स ऑफ इंडिया, जो 1983 में आई। हाँ, ये किताब इतनी अहम क्यों मानी जाती है? मुझे पता है कि इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद रिलीज किया था, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी, ये एक राजनीतिक बयान भी थी। अच्छा। अनेक डेटा को सीधे राष्ट्रीय नीति की मेज पर रख दिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन से जानवर खतरे में हैं, बल्कि ये भी बताया कि क्यों। मतलब ये किताब सिर्फ उनके विचारों का निचोड़ नहीं थी, बल्कि ये दिखाती थी कि उन विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। बिल्कुल। किताब का दायरा बहुत बड़ा था। इसमें सिर्फ बाघ, शेर, हाथी नहीं थे। इसमें भारतीय कछुओं, छिपकलियों और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार के पक्षियों जैसी प्रजातियों पर भी विस्तृत जानकारी थी, जिनके बारे में तब कोई बात नहीं कर रहा था। तो इसने संरक्षण के प्रयासों को एक वैज्ञानिक आधार दिया। हाँ, ठोस वैज्ञानिक आधार। अब आपके पास डेटा था, तर्क थे कि किसी जंगल को क्यों बचाया जाना चाहिए। तो उन्होंने एक वैचारिक और वैज्ञानिक आधार तैयार कर दिया था, लेकिन फिर असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। सही बात है। और यहीं पर केरला की साइलेंट वैली का मामला सामने आता है। ये शायद उनके करियर का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल संघर्ष था। यकीनन। साइलेंट वैली में एक बहुत बड़ी पनबिजली परियोजना का प्रस्ताव था। सरकार और विकास की पैरवी करने वालों का तर्क था कि राज्य को बिजली की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविद थे जो कह रहे थे कि इससे भारत के सबसे अनमोल वर्षावनों में से एक हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और इस लड़ाई में जीएसआई के डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर टिकाडर की क्या भूमिका थी? उनकी भूमिका निर्णायक थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अद्भुत उत्साह और साहस दिखाया। उन्होंने सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखी या बयान नहीं दिए, उन्होंने वही किया जो एक वैज्ञानिक को करना चाहिए। मतलब डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। बिल्कुल। उन्होंने अपनी टीम को साइलेंट वैली के जीव जंतुओं का एक बहुत ही गहन और विस्तृत सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अकादमिक सर्वे नहीं था, ये विज्ञान पर आधारित वकालत थी। इसका मतलब वो सबूत जुटा रहे थे ताकि सरकार को दिखा सकें कि वो क्या खोने जा रहे हैं। एकदम सही। इस सर्वेक्षण का मकसद ये साबित करना था कि साइलेंट वैली सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक अद्वितीय जीन पूल रिजर्व है। जीन पूल रिजर्व, ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक शब्द लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका महत्व क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने ये साबित किया कि यह घाटी सिर्फ कुछ जानवरों और पेड़ों का घर नहीं है, बल्कि यह भविष्य के विकास के लिए आनुवंशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल का एक अनमोल और इररिप्लेसेबल खजाना है। अच्छा। यहाँ ऐसे जीव और पौधे थे जिनके जीन्स में शायद भविष्य की किसी बीमारी की दवा या किसी नई फसल की किस्म या किसी और वैज्ञानिक खोज का रहस्य छिपा हो सकता है। हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि इस खजाने को कुछ मेगावाट बिजली के लिए हमेशा के लिए डुबो देने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। उनके इस वैज्ञानिक डेटा ने पूरी बहस का रुख मोड़ दिया। और ये लड़ाई सिर्फ साइलेंट वैली तक ही सीमित नहीं थी, है ना? उन्होंने दूसरे जरूरी इलाकों पर भी ध्यान दिया। हाँ, आप एक पैटर्न देख सकते हैं। उन्होंने हमेशा उन मुश्किल कामों को हाथ में लिया जिनसे दूसरे लोग पीछे हट जाते, जैसे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे स्रोत भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग अछूते वर्षावन का सबसे बड़ा जीवित हिस्सा बताते हैं। सही। या फिर पूर्वी हिमालय की न्योरा वैली, जहां साइलेंट वैली की तरह ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का खतरा मंडरा रहा था। हर जगह उनका तरीका एक ही था, जुगून के साथ साथ ठोस वैज्ञानिक सबूत पेश करना। ये अद्भुत है कि उन्होंने जमीन पर इतना बड़ा प्रभाव डाला, लेकिन साइलेंट वैली जैसे मामलों में सरकार और शक्तिशाली लॉबी से लड़ने के लिए सिर्फ जुनून और डेटा काफी नहीं होता। आपको संस्थागत शक्ति भी चाहिए, और शायद यहीं ZSI के डायरेक्टर के तौर पर उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक और संरक्षणवादी नहीं थे, वो एक बहुत ही काबिल प्रशासक भी थे। और इन दोनों भूमिकाओं ने एक दूसरे को ताकत दी। ZSI के डायरेक्टर के तौर पर उनके पास जो अधिकार थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल संरक्षण की लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया। उनके प्रशासनिक कामों में सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है?
स्रोत बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय प्राणी संग्रह का आधुनिकीकरण किया। उनके समय में पहचाने गए नमूनों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। हाँ, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और उस संग्रह को व्यवस्थित करने का उनका तरीका क्रांतिकारी था। उन्होंने 2 बहुत बड़े सुधार किए। पहला था एक्सेशन टाइप रजिस्टर बनाना। टाइप रजिस्टर? हाँ, उन्होंने आदेश दिया कि सभी प्राथमिक टाइप नमूनों को अलग से दर्ज किया जाए। एक मिनट, ये टाइप नमूने क्या होते हैं? ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये जीव विज्ञान की नींव है। टाइप नमूना वो असली मूल स्पेसिमेन होता है जिसके आधार पर किसी प्रजाति का पहली बार वैज्ञानिक नाम रखा जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। बिल्कुल। ये उस प्रजाति के लिए एक तरह से संविधान की मूल प्रति जैसा है। अगर किसी वैज्ञानिक को भविष्य में उस प्रजाति को लेकर कोई भ्रम होता है तो वो इसी टाइप नमूने से उसकी तुलना करता है। इसको ठीक से सहेजना और व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर टिकारमिन ने जो किया वो भारत की जैविक विविधता के डेटा के लिए एक तरह से फोर्ट नॉक्स बनाने जैसा था। और दूसरा बड़ा सुधार था कंप्यूटरीकरण। 80 के दशक की शुरुआत में कंप्यूटर, सोचिए जरा, जब ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में टाइपराइटर की खटखट गूंजती थी, तब वो ZSI के डेटा को कंप्यूटराइज करने की योजना बना रहे थे। ये तो अपनी सोच में समय से बहुत आगे थे। बहुत आगे। ये मैनुअल रिकॉर्ड रखने के तरीके से डिजिटल युग की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। वो समझ रहे थे कि भविष्य में डेटा का प्रबंधन कैसे होगा। और उनका ये आधुनिकीकरण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो GSI को एक विश्व स्तरीय संस्था बनाना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने अमेरिका के कार्नेगी म्यूजियम के साथ मिलकर 1984 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया था, है ना? हाँ, मैनेजमेंट ऑफ ज़ूलॉजिकल कलेक्शंस पर। इसमें 14 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था। इसका असली मकसद था नमूनों को सहेजने की आधुनिक तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को GSI की कार्यप्रणाली में शामिल करना। वो चाहते थे कि भारत में जिस तरह से नमूनों का प्रबंधन हो वो दुनिया में किसी से कम न हो। तो जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं, एक स्पाइडरमैन के रूप में एक उपेक्षित क्षेत्र में क्रांति लाने से लेकर एक साहसी संरक्षणवादी के तौर पर देश के जंगलों को बचाने और फिर एक दूरदर्शी प्रशासक के रूप में एक महान संस्था को आधुनिक बनाने तक, ये एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल। डॉक्टर टिकाडर की विरासत हमें यही सिखाती है कि कैसे एक क्षेत्र में आपकी गहरी विशेषज्ञता आपको एक बहुत व्यापक और गहरा प्रभाव डालने की ताकत दे सकती है। मकड़ियों के उनके सूक्ष्म अध्ययन ने ही उन्हें वो विश्वसनीयता और वो नजरिया दिया जिससे वो जीवन के पूरे जाल यानी वेब ऑफ लाइफ की वकालत कर सके। उन्होंने यह साबित किया कि संरक्षण के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, उसके पीछे कठोर वैज्ञानिक डेटा का होना कितना जरूरी है। सही बात है। उनकी विरासत ये है कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं और किताबों के लिए नहीं है, बल्कि ये जमीन पर असली बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। स्रोतों में एक और छोटी पर दिलचस्प बात का जिक्र है। उन्होंने अंडमान और निकोबार के पक्षियों पर भी काम किया था और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1983 में अंडमान के पक्षियों की थीम पर एक शानदार कैलेंडर निकालने के लिए प्रेरित किया। हाँ, ये उस जमाने का एक क्रिएटिव तरीका था आम लोगों तक पहुंचने का। हाँ, ये उनके संवाद करने के तरीके को दिखाता है। वो जानते थे कि वैज्ञानिक रिपोर्टें सिर्फ वैज्ञानिक ही पढ़ते हैं। आम लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कैलेंडर जैसा तरीका अपनाना पड़ता है। और यही मुझे एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, जहां जानकारी का शोर बहुत ज्यादा है, हम डॉक्टर टिकाडर के उस 1983 के कैलेंडर से क्या सीख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आज के वैज्ञानिक और संस्थाएं ऐसे कौन से रचनात्मक तरीके अपना सकते हैं ताकि आम जनता को अपने आसपास की उन उपेक्षित और संकटग्रस्त प्रजातियों की परवाह हो जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सुना भी ना हो?